हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पे। मुझे पता है यार, आप बहुत गुस्से में होंगे क्योंकि आज है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का डे 14 और आप 2 दिन से कोई वीडियो नहीं मिल रही आपको। फिलहाल कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। अभी भी 90% ही रिजॉल्व हो पाए हैं जो प्रॉब्लम्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 दिन के बाद आपको दोनों वीडियोस मिलेंगे, पर अब कल परसों डेली अब एक वीडियो तो कम से कम मिलेगा 1 से 2 दिन, उसके बाद दोनों वीडियो अपलोड करने में शुरू कर दूंगा। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, मैं आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट करूंगा, परेशान मत हो यार। तो चलो भाई, आज शुरू करते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के डे 14 की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में पढ़ने वाले हैं हम क्या पता है आपको? लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। तो चलिए, गति के नियम में सबसे पहले देखो भाई, ये जो टॉपिक है ना वो बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मुझे लगता है कि सबने पढ़ा है अच्छे से। सब अच्छे से पढ़ के ही तो आते हो यार, बस एक बार रिवीजन करने आ जाते हो। अच्छा, जिनको जिनको वीडियो पूरा नहीं देखना होता है ना, उनको एक बात मैं बता दूं यार, वीडियो पूरा नहीं देखना होता है ना, तो एक काम करो, पहले देखो और तुम लास्ट में देखो, आपको भी संतुष्टि, मुझे भी संतुष्टि। 2 मिनट पहले, 2 मिनट लास्ट में, बस हो गया सर, हमने लास्ट तक देख लिया। फिलहाल पूरा देखिए वीडियो ताकि आपको सारी चीजें मिल सके। तो जो पहला टॉपिक है आज का वो है फोर्स, बल। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं। टॉपिक देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हैं। बल क्या होता है कौन नहीं जानता यार? बल क्या है? बल वो बाह्य कारक है, ठीक है, जो किसी वस्तु की गतिमान अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसकी, जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये पुल या पुश है। फोर्स क्या है? एक तरह का पुल या पुश है। ठीक है, एक तरह का खिंचाव या दबाव है। जैसे आप दरवाजा खोलने के लिए क्या करते हैं, अंदर या बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं ना, तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो वही चीज हो गई। बल क्या है? एक तरह का दबाव या खिंचाव है जो किसी वस्तु को क्या कर सकता है, गति अवस्था में ला सकता है, विराम अवस्था में ला सकता है, या बहुत सारी चीजें, उसके शेप को बदल सकता है, उसकी साइज बदल सकता है, उसके गति के डायरेक्शन को बदल सकता है, उसमें एक्सेलरेशन जनरेट कर सकता है, डी एक्सेलरेशन ला सकता है, और सो मेनी थिंग्स जो बल कर सकता है। तो बल वो बाह्य कारक है जो क्या कर सकता है, किसी भी गतिमान वस्तु की या किसी विराम वस्तु की अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, तो बल को अगर सही तरीके से समझे तो बल एक खिंचाव या दबाव है। दूसरी बात, बल क्या है यार? एक सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो आपसे सदिश राशि जब पूछता है, तो मैंने पढ़ाया भी दिया आपको कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज में, तो बल क्या है? एक सदिश राशि भी है बच्चों, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज भी है, यानी कि इसका एक डायरेक्शन होता होगा। कंफर्म है कि बल का क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बल 2 तरह का हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल, प्लीज बच्चों जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है वो मेरे इंग्लिश लैंग्वेज को सुन लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। संतुलित बल मतलब बैलेंस्ड फोर्स, और असंतुलित मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स। अब दोनों को समझिए। संतुलित बल क्या मतलब होता है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए उस सिस्टम पे? 0 होना चाहिए। यही मतलब है, आपको यही लाइन याद रखना है। संतुलित बल का मतलब कि किसी वस्तु पर अगर बहुत सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट आना चाहिए वो 0 होना चाहिए। असंतुलित बल मतलब होता है कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं दोनों समझाता हूँ। मान लो कि ये कोई ब्लॉक है m मास का, कोई आदमी इधर 10 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है और कोई आदमी 8 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो आपको क्या लगता है रिजल्टेंट क्या यहाँ 0 होगा? दोनों फोर्स अपोजिट हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ देखो इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का है, इसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन का है, दोनों 10 और 8 न्यूटन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हैवियर फोर्स के डायरेक्शन में आ जाएगा, वो 2 न्यूटन का आएगा। सो द नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही कंडीशन यहाँ लगा दूं, या मास का कोई ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी बॉडी पे लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 हो तो वो बैलेंस फोर्स होगा। अगर किसी बॉडी पे लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 ना हो तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा, असंतुलित बल होगा, संतुलित बल होगा। याद रखने वाली चीज क्या है कि नेट फोर्स 0 होगा तो बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो अनबैलेंस्ड फोर्स। बात समझ में आ गई? फोर्स क्या होता है? फोर्स एक खिंचाव या दबाव है।
फिर मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के डायरेक्शन को बदल सकता है, उसमें एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये चीजें उसमें ला सकता है। इसके अलावा उसकी शेप बदल सकता है, उसकी साइज बदल सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी बताई वो सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखो जो गति है, जो फोर्स है, उसमें जो दो फोर्स हमने पढ़ा कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, जहाँ पे जो गति के 3 नियम दिए गए थे, इसमें फोर्स को हम दूसरे वाले लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इतनी बातें नोट करिए, तो फिर मैं बताता हूँ गति के नियम। तो जल्दी नोट करिए दोस्त। चलिए बच्चों, अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति के जो नियम दिए थे उसमें 3 नियम हम पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व का नियम होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, जो लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं और उन्होंने अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म भरी हुई है, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इंग्लिश इंग्लिश में इनका बोल दे रहा हूँ, प्लीज मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, आप लिख लिया करिए। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, यह जड़त्व का नियम ये कहता है कि जो भी वस्तु दुनिया में, कोई भी वस्तु है, वो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बना रहना चाहेगी। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मूव कर रहे हैं तो मूव करते रहना चाहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। और याद रखना है कि जड़त्व का नियम है, इसमें याद रखिए कि जो जड़त्व है, जो इनर्शिया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मास, द्रव्यमान, ठीक है। जड़त्व के नियम के अनुसार जिसका मास ज्यादा होगा उसके अंदर जड़त्व ज्यादा होगा, वो अपने अवस्था परिवर्तन का उतना ज्यादा विरोध करेगा, उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, जैसे आपसे कोई बात करे कि एक कार है, ठीक है, कोई आपसे बात करता है, ध्यान से समझिए मेरी बात को, कोई आपसे कहे कि एक ठो कार है, ठीक है, और उसी के सामने कहते हैं कि वो एक ट्रक है, बहुत बड़ा सा ट्रक है। तो अब बताओ, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ये ट्रक है, तो अब दोनों में किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है ट्रक की इनर्शिया ज्यादा होगी, ठीक है। और उसी प्रकार से एक फुटबॉल है और उतना ही बड़ा सा एक लोहे का गेंद है, तो किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? ये पॉलिटेक्निक में पूछा भी है, तो लोहे की गेंद की इनर्शिया ज्यादा होगी, बिकॉज उसका मास ज्यादा है। अगर आपसे कहते हैं कि कोई एक ट्रक बालू है और एक ट्रक रुई भरी हुई है, तो किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है यार कि रुई की इनर्शिया कम होगी, ट्रक जो बालू वाला ट्रक है जिसमें बालू भरा हुआ है उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है कि कहीं पर एक ट्रक रुई 1 क्विंटल रखी हुई है, एक ट्रक है जिसमें रुई भरा हुआ है, उसका भार 1 क्विंटल है, ठीक है, और एक आदमी है, ठीक है, जिसने अपने सर पे बोझ रखा हुआ है, उसका भार 1 क्विंटल है, तो बताओ किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी? यह दोनों का वेट सेम बता रहा है, ठीक है, तो इनर्शिया दोनों की सेम होगी। या ध्यान देना, कभी भी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, रट के जाते हो और फंस जाते हो। या थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि अगर एक ट्रक रुई है, ठीक है, एक ट्रक भरी हुई पूरी रुई है, ठीक है, और एक आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन करता है कि एक ट्रक रुई है और एक टाली है जिसपे ईंट लदे हुए हैं, ट्राली है, ट्राली। तो टाली तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रैक्टर और टाली जो आप देखे होंगे रूरल एरिया में बहुत चलता है, सबने देखा होगा, तो वो जाहिर सी बात है उस ट्रक के कंपैरिजन में तो हल्की होगी, ठीक, ट्रक ऑलरेडी भारी है। बट एक चीज है यार कि जो रुई है ना वो उतना ज्यादा वेट का नहीं है जितना ज्यादा वेट का वो ईंट है, तो ईंट से भरी हुई जो ट्राली है वो क्या होगी? वो ज्यादा इनर्शिया रखती होगी। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मास जिसका ज्यादा होगा उसका जड़त्व तो ज्यादा होगा। अब ये 3 तरह की बात करता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व पहला आता है, ठीक है, और दूसरा आता है वो विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, ठीक है, अगला आता है गति का जड़त्व। तीनों का एग्जांपल आपसे पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है? आप कभी बस वगैरह में अगर आपने सफर किया है तो जब बस राइट की तरफ मूव करती है, मुड़ती है, कंडक्टर जब ड्राइवर उसको राइट की तरफ मोड़ता है तो आप क्या होते हैं? लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं। तो ये क्या है? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ही अध्ययन है। विराम का जड़त्व आप जानते होंगे दोस्त, विराम के जड़त्व के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप देखिए कि आपने देखा होगा कि जब आप कहीं सफर कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो बस में सफर करने की वजह से जैसे ही बस स्टार्ट होती है, ठीक है, वैसे ही आप अगर खड़े हैं बस में
तो अचानक से जब या आप बाइक पे बैठे हुए हैं तो अचानक से जैसे ही बाइक वो मूव करती है तो आप क्या होते हैं कि आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि आपका जो बॉडी का जो हिस्सा उस बाइक के साथ अटैच में रहता है वो तो मूव कर लेता है, लेकिन जो हिस्सा बाइक के साथ अटैच में नहीं रहता है वो अभी भी वो विराम अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, इसी तरह अचानक ब्रेक मारने पर यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो वो ये है क्योंकि वो गति के जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि जो हिस्सा उनके बॉडी का जो पार्ट उनके बाइक के टच में होता है वो तो तुरंत रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो हवा में रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मूव करना चाहता है, अभी भी गति अवस्था में रहना चाहता है, इसीलिए वो क्या होता है कुछ देर तक आगे की तरफ चलना चाहता है, इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स इस पे हैं, उनको आप एक बार अपने बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा डिस्कशन करना नहीं चाहता, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा कि वास्तव में इस कंडीशन में क्या कह रहा है जिसको आपको समझना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे कि अगर किसी शीशे पे गोली मारी जाए, बुलेट मारी जाए, बंदूक से कोई गोली चलाई जाए तो उसमें एक छोटा सा सुंदर छेद हो जाता है, लेकिन अगर उसे कोई पत्थर या कांच का टुकड़ा पत्थर मारा जाए तो वो क्या हो जाता है, वो चटक जाता है। रीजन क्या है कि जो गोली होती है, बुलेट होती है, उसके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है और उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जब वो शीशे के टच में आता है तो बहुत कम समय के लिए उसके टच में रहता है, तो अपनी सारी एनर्जी जितने दूर जितने पार्ट्स में वो टच करता है, जितने पार्ट को वो टच करता है, शीशे के जितने भाग को वो टच करता है उसको ट्रांसमिट करता है वो, और वो भी क्या होते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो सभी के सभी उसके साथ मूवमेंट अवस्था में आ जाते हैं और फिर वहाँ पे होल बना करके वो बाहर निकल जाते हैं। बट लेकिन जब आप कोई पत्थर मारते हो, कोई पत्थर थ्रो करते हो उस कांच पे, तो क्या होता है वहाँ पे कि वो ज़्यादा समय तक ज़्यादा सरफेस एरिया उस कांच के साथ वो टच में रहता है और उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, इसलिए वो धीरे धीरे सभी पार्टिकल्स को, कांच के हर एक कण को एनर्जी देना चाहता है, इसलिए हर एक पार्टिकल्स मूव करता है लेकिन उतनी स्पीड के साथ नहीं कर पाता, इसलिए उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो दरार पड़ जाती है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि जो इनर्शिया की एग्जाम्पल्स हैं, दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, इन सबको आपको याद रखना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको याद रखना है बच्चों। कंबल को हाथ में लेकर के जब उसे डंडे से पीटते हैं तो क्या होते हैं कि उसमें जो धूल के कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, वो भी विराम के जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है, इसी तरह से पेड़ को हिलाने पर, पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर उस पे से जो फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो जब पेड़ की शाखाओं को आप मूव कराते हैं तो वो शाखाएं तो मूव करने लगती है, लेकिन जो फल होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा विरामावस्था में बना रहना चाहता है, तो फिर वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ वो अपने स्थान पर बना रहना चाहता है, लेकिन उसकी जो शाखाएं जो लगी होती है वो मूव करने की वजह से टूट जाते हैं फल और नीचे आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको अपना दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो पहला जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था वो था जड़त्व का नियम। दूसरा आएगा, ध्यान दीजिए, जो दूसरा है वो है जिसमें हम बल के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम यानी कि लॉ ऑफ फोर्स। अब देखो दूसरा नियम ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, बल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। याद रखना, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं और संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्त, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स की डिफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ, याद रखना न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर m × a नहीं है आपकी, चूंकि आप यही याद किए हुए, यही पढ़े हुए हो। न्यूटन सेकंड लॉ का वो एप्लीकेशन है। वास्तव में न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F = डेल्टा P / डेल्टा T। आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बल का हम एक और फॉर्मेट लिखते हैं, देखो यहाँ से F बराबर संवेग परिवर्तन। मान लो कोई बॉडी है जो u वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मास m है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर डेल्टा t टाइम, इसकी वेलोसिटी v हो गई, मास तो m ही रहेगी, तो इसका जो मोमेंटम होगा। अब यहाँ पे आता है संवेग के बारे में भी जान ले थोड़ा सा। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, और रेखीय संवेग की बात कर रहे हैं, P बराबर m × v। ठीक है, ये संवेग हो गया। इसका जो मात्रक होगा दोस्त वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यूटन सेकंड। याद रखना, होश हवास में रखना दोस्त,
क्योंकि बहुत लोग गलत करते हैं, न्यूटन सेकंड है, न्यूटन पर सेकंड नहीं है, न्यूटन सेकंड है। और संवेग का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसका जो सूत्र होगा m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका प्रारंभिक संवेग होगा वो mu और अंतिम संवेग होगा mv। तो जो फोर्स आ जाएगा वो mv माइनस mu अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा t। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, या टाइम जो आपको टाइम गिवन होगा। तो इस तरह से संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल। बल का मात्रक आप जानते होंगे कि बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्त, वो होता है न्यूटन, ठीक है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन। और आप पढ़े होंगे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन न्यूटन। इसके अलावा बल इसका एक और मात्रक लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का एक अन्य मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूले के आगे बढ़े, यहाँ से F बराबर mv माइनस mu अपॉन डेल्टा t से आगे बढ़े। इसको मैं मिटा सकता हूँ, अब बिल्कुल आप पॉज करके नोट कर लिए होंगे, बैक करके पॉज करके नोट कर लो यार। तो यहाँ से F बराबर m कॉमन ले लो, तो v माइनस u अपॉन डेल्टा t है। v माइनस u का मतलब हुआ यार डेल्टा a, तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t ये हो गया हमारा, सॉरी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और इसी को लिखेंगे a। तो F बराबर m इंटू a, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दूसरा नियम हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, जो मैंने फोर्स के बारे में बताया, और संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। ये दूसरा नियम का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, वही पूछा जाएगा यार, प्लीज अच्छे से याद रखिए उसको, ठीक है। पॉज करके नोट करिए। चलो बच्चों, मोमेंटम से रिलेटेड कुछ बातें और करते हैं। संवेग से संबंधित एक बात हम करें, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है। मान लो कि एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है, ठीक है। दोनों के भार अलग अलग, वेट अलग अलग है, मास अलग अलग है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्त, अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, दोनों की स्पीड जो है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू m1v अपॉन m2v, v से v कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब ध्यान से सुनो, क्या होगा, आप खुद दिमाग दौड़ाओ कि अगर मैं यहाँ से, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो इसका मास ज्यादा है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम देता है, समझ में बात। तो जाहिर सी बात है जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, ध्यान देना, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। क्या समझ में आया कि जब दोनों के वेलोसिटी सेम होगी, जब वेलोसिटी सेम होगी, जब वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी, तो जिसका मास ज्यादा, देखो क्या होगा, जिसका मास ज्यादा, यहां से देख लो ना यार, यहां से देखो m2 ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, तो यहां से पूरा करो m2 P1 बराबर P2 m1, ठीक है। और अगर m2 ज्यादा है, यहाँ से देखो यहाँ पे तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, m2 अपॉन m1 इंटू P1। अब ध्यान दो, तो क्या होगा, m1 नीचे रहेगा, तो अब ये P2 देख लो भाई, m2 ज्यादा है, जाहिर सी बात ये कम है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है तो भाग दोगे तो 1 से अधिक आएगा, और जब 1 से अधिक आएगा तो P2 हमेशा P1 से क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो जब वेलोसिटी सेम होगी तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका संवेग ज्यादा होगा, उसका संवेग ज्यादा होगा। इसको याद रखो यार, ये बहुत बार पूछा जाता है। जब वेलोसिटी सेम होगी तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका संवेग क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एक कार और एक ट्रक समान वेग से जा रहे हैं तो किसका संवेग ज्यादा होगा, ट्रक का, क्योंकि ट्रक की वेलोसिटी जाहिर सी बात है उस कार से ज्यादा होगी। तो संवेग के में याद रखना है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सेम होने पर उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। दूसरे कंडीशन की बात करें, जल्दी नोट करिए, हो गया। अब चलो दूसरा कंडीशन ये कहता है कि दोनों, एक भारी है और एक हल्का है, ठीक है, दोनों के मोमेंटम समान है, ठीक है, इसका मोमेंटम भी p है और इसका मोमेंटम भी p है। यार जब दोनों के मोमेंटम समान है तो देखो P1 बराबर P2, ये नहीं होगा M1 V1 बराबर M2 V2, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, M2 ज्यादा है, ध्यान से देखना, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 अपॉन M1 इंटू V2 हो जाएगा। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम है, मोमेंटम सेम है, सॉरी,
जब दोनों का संवेग समान है, दोनों का संवेग समान है, ठीक है दोस्त। तो जब दोनों का संवेग समान है तो क्या होगा, देखो जिसका मास ज्यादा होगा ना, ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि देखो मास m2 वाले का ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी किसकी ज्यादा आ रही है, v1 की, क्योंकि ये ज्यादा होगा तो ये रेशियो 1 से ज्यादा आएगा, जब ये ज्यादा 1 से आएगा तो v1 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, v2 से। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि m2 अपॉन m1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जब दोनों का संवेग समान होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट का संवेग समान होगा तो जो हल्की वाली वस्तु होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो हल्की वस्तु होगी, जो हल्की वस्तु होगी उसका वेग क्या होगा बच्चों, उसका वेग ज्यादा होगा। यार एकदम कॉमन सेंस लगाओ, खुद सोचो यार ये हल्का है, तेज भागेगा, तभी इसकी मास और इसकी वेलोसिटी के इक्वल हो पाएगा। समझ में आएगा बात। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी मोमेंटम से रिलेटेड। इसके बाद आता है डाउट्स को, इसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत उदाहरण की जब बात आती है ना, तो जो पहले और बाद में, यह याद रखना है, ठीक है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है कि प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, ऐसे कह सकते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहेगा बताओ, कि दो वस्तुएं हैं, जैसे कह देगा कि दो बॉडीज हैं, ठीक है, मान लो m1 और m2 मास है इनके, ठीक है, इसका a और b, इसकी वेलोसिटी है a और u और इसकी वेलोसिटी है v, या आप ये मान लो यार u1 और v1, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ टकराए, कोलिजन हुआ a और b का, ठीक है, m1 m2 मास रहेगा ही। टकराने के बाद a वाले की जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई u2, ठीक है, मास हो गया m1 रहेगा ही, इसका वेलोसिटी हो गया v2, मास हो गया m2। तो टकराने के पहले जो टोटल संवेग होगा वो टकराने के बाद टोटल संवेग के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, m1 u1 प्लस m2 v1 बराबर m1 u2 और प्लस क्या हो जाएगा m2 v2। बस सिंपल है। यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं और वो कहीं टकराए, दोनों में अगर कोलिजन हुआ तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, द टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन। टकराने के पहले जो कुल संवेग है वो टकराने के बाद कुल संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। बस वही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। अच्छा, अगर ये कहता है कि दोनों टकराए और मिल गए और एक साथ मूव करने लगे, यानी दूसरी कंडीशन ये कहता है कि ए और बी आए और दोनों में कोलिजन हुआ, चिपक गए ए और बी, ठीक है। एक कार को किसी ट्रक ने टक्कर मारी और कार और ट्रक एक साथ मूव करने लगे, दोनों एक साथ सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे, v वेलोसिटी से दोनों मूव करने लगे। अगर दोनों एक ही वेग से जाने लगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो वहां पे वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी v जो आएगी वो m1 u1 प्लस m2 v1, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 v1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ u2 और v2 की जगह v रख लो तो v कॉमन हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 नीचे ला लो, बस दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, बस ये आंसर आ गया। लेकिन अगर ये होता है कि टकराने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, पहले के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे दोनों टकराए और टकराने के बाद अपोजिट अगर डायरेक्शन में जाएंगे तो जो हमारा फार्मूला होगा v बराबर वो हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 अपॉन m2 v1 अपॉन m1 प्लस m2। यार ये सारी बातें याद रखो। क्या याद रखना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर दोनों कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी चेंज होती है नहीं होती है डजंट मैटर, लेकिन वो दोनों कोलिजन के बाद जो मोमेंटम रख रहे होंगे टोटल, वही टोटल मोमेंटम उनके कोलिजन के पहले भी होगा। टकराने के पहले जो कुल संवेग है वो टकराने के बाद भी कुल संवेग के बराबर होगा। अब बस कुछ करना नहीं था यार, टकराने के पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। दूसरी कंडीशन थी कि दोनों टकराए और मिल करके जाने लगे, एकदम दोस्ती यारी निभा रहे हैं, एकदम कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, v वेलोसिटी से जाने लगे। तो उस कंडीशन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कैसे निकालेंगे, m1 u1 प्लस m2 v1, यार m2 v1 या m2 u2 कर लो यार, कोई बात नहीं, m2 v1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर टकराने के बाद जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे उस डायरेक्शन में जाके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, देन व्हाट, तब यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस m2 v1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। टकराने से पहले अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो ये वाला हो जाएगा,
टकराने के बाद अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो वाला हो जाएगा। तो इनको पॉज करके नोट करिए, तो आगे बताता हूँ। तो तीसरा है वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर आपसे एग्जाम में दे दे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और पहला ऑप्शन लिख दे न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ऐसे 3 ऑप्शन बना दे, चौथा कोई नहीं, तो याद रखना कि जो एक्शन रिएक्शन लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ है। समझ में आई बात? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम याद रखो यार, ये क्या कहता है कि हर क्रिया के ठीक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर एक्शन के ठीक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं अपने हाथ से इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो भी क्या कर रहा होगा, मेरे हाथ पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा। ये डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा है, ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन फोर्स कैसा आएगा। जैसे इसी हाथ से मैं दीवार पे मार रहा हूँ तो चोट लगेगा, लेकिन इसी हाथ से मैं अगर क्या करूँ कि पानी के अंदर मारूँ तो उस हिसाब से चोट नहीं लगेगा। इसी हाथ से मैं बालू में मारूं तो उस हिसाब से चोट नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात ना? मतलब सरफेस का कैसा नेचर है, वो काफी रिजिड है कि काफी सॉफ्ट है, इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन फोर्स कैसा होगा। बस यहाँ पे याद रखना है कि हर क्रिया प्रतिक्रिया, हर क्रिया के ठीक बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए हमने क्या किया, किसी बॉल ले लिया, किसी बैट से क्या किया, किसी बॉल को हिट किया, ठीक है, तो हमने क्या किया, बैट से जो बॉल पे फोर्स लगाया वो F1 लगाया, तो बॉल भी क्या करेगा, बैट पे जो फोर्स लगाएगा वो F2 लगाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F1 इज इक्वल टू F2, बट इनके डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। समझ आए बात? तो प्रत्येक क्रिया के ठीक बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये आपको याद रखना होगा। अब देखो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना, उसी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे घोड़ा जब गाड़ी खींचता है, घोड़ा तो वो क्या करता है, अपने पैर से, अपने जो पैर होता है ना उसके खुर से वो पीछे की तरफ धक्का मारता है और फिर वो आगे की तरफ मूव करता है। हम यार चलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम जब चलते मूव करते हैं तो अपने पैर के तलवे से हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो हमें कहाँ तक पुश में, हमें जो आगे की तरफ धक्का लगता है और हम आगे मूव करते जाते हैं। कहीं भी अगर हमें रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे। जैसे आपसे मैं एक बात कहूँ कि अगर आपके घर पे फर्श है और उस फर्श पे आप ऑयल बहुत ज़्यादा उस पर क्या करिए, उस पर बिखेर दीजिए और उसके बाद उस पर मूव करने की कोशिश करिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको दो चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक फ्रिक्शन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आपको रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, प्रतिक्रिया बल नहीं मिलेगा और फिर आप गिर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है प्रत्येक क्रिया के ठीक बराबर और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, जो आपकी जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा इसको। चलो अब आता है आवेग, इम्पल्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मैं आज पढ़ा देना चाहता हूँ। आवेग, इम्पल्स, यार स्पेलिंग वगैरह खुद मिला लेना। इम्पल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो वो बल का आवेग देता है। ध्यान देना, बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए जब लगाते हैं तो वही क्या देता है, इम्पल्स देता है। तो आवेग क्या होता है, जब बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कहीं लगाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो यानी बल और समयांतराल की गुणनफल को ही हम आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। यूनिट क्या होगी दोस्त, यूनिट गजब की यूनिट है, न्यूटन सेकंड। और मोर कंफ्यूजन, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है। न्यूटन सेकंड आवेग की यूनिट है, न्यूटन पर सेकंड याद रखना, न्यूटन पर सेकंड संवेग की यूनिट है। और बहुत कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं यार, क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को। अगर आवेग की बात करते हैं तो न्यूटन सेकंड होगा और अगर संवेग की बात करते हैं तो न्यूटन पर सेकंड होता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से देखो I = F की वैल्यू होती है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इंटू डेल्टा T, ये हो गया सही। और यहाँ से मुझे मिल गया I = डेल्टा P। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। ये लाइन याद रखो यार, यही आना है, कुछ बहुत कठिन नहीं आना है। संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड आवेग। समझ आएगा, संवेग परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो इस बात का बहुत खास ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ संवेग मोमेंटम एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। क्या मैं इसको बता दूं? चलो अच्छा एक बात बताओ,
वो आपने पढ़ा है कभी ग्राम सेमी, आया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा। 1 ग्राम भार, सॉरी 1 ग्राम भार की बात करें, 1 ग्राम भार ये क्या है आपको बताएगा? ग्राम भार किसकी यूनिट है? तो यार ग्राम भार जो होता है ना वो बल की यूनिट होता है। किसकी यूनिट होता है? बल की यूनिट है। और ये इसका जो मतलब वैल्यू आता है वो 980 डाइन आता है। आप जानते हैं कि जो डाइन होता है वो बल का सीजीएस मात्रक है, मैं सब पहले बता चुका हूँ, सीजीएस मात्रक है। और जो ग्राम भार है वो भी बल का एक मात्रक है। और अगर 1 किलोग्राम भार कहा जाए, 1 किलोग्राम भार तो 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है? 9.8 न्यूटन। ये पूछे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, आए हुए क्वेश्चंस हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आ सकते हैं। तो प्लीज बच्चों जो बता रहा हूं उसको अच्छे से याद रखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज बहुत सारे नुकसान आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ऊंचाई से कूदना। ऊंचाई से जब हम कूदते हैं ना तो हम बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाते हैं, तो वो भी हमारे लिए किसका एग्जाम्पल हो गया? एक इम्पल्स का एग्जाम्पल हो गया। क्रिकेट की गेंद को जब कैच लिया जाता है, याद है यार, जब हम कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को गेंद के साथ पीछे की तरफ ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? ताकि जो उसका वेलोसिटी है ना वो धीरे धीरे कम हो। एक बैग कम होगा तो सारी एनर्जी हमारे हथेली को मिलेगी और चोट लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं अपने हाथ के साथ। उस गेंद को भी पीछे ले जाते हैं और अपने हाथ को भी, ताकि चोट कम लगे। तो आवेग क्या है? बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि वह आवेग है, वह इंपल्स है। ठीक है बच्चों, तो इतना पॉज करके नोट करिए, दोनों टॉपिक्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए बच्चों अब आगे बढ़े। तो आवेग की बहुत सारी एग्जांपल्स आपने देख ली। इसी तरह क्रिया प्रतिक्रिया की भी बहुत सारी एग्जांपल, जैसे रॉकेट का उड़ना। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर ही रॉकेट कार्य करता है। ये पूछा जा सकता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी है। ये जेट हवाई जहाज भी उसी के सिद्धांत पे काम करता है। अच्छा, नाव से जो कूदना होता है, जैसे नाव से कूद रहे हैं हम, तो वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही वो कार्य करता है। क्योंकि जब नाव से किनारे पे कूदा जाता है तो अपने पंजों से पीछे की तरफ नाव को धक्का दिया जाता है, जिससे हमें आगे की तरफ फोर्स लगता है और हम आगे मतलब बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम्पल्स में रहेंगे। अब आप देखो यहाँ पे, आप एक बात ध्यान से देखो, मान लो कोई बंदूक है और उस बंदूक से कोई बुलेट निकल रही है। ठीक है, अब ध्यान दो यार, जब इस बंदूक से बुलेट निकलेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जितनी तेजी से बुलेट, मान लो इसका मास छोटा वाला है या इसकी वेलोसिटी छोटा वाला भी है, इस बुलेट का गन का जो मास है वो कैपिटल एम है और इसकी जो वेलोसिटी वो बड़ा वाला है। ठीक है, अब पता नहीं कौन सा गन है यार, समझ लो तुम। तो जब इससे निकलेगा गोली तो ये क्या होगी, भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो ये बुलेट भी पीछे की तरफ जाएगा। इसीलिए जो बड़ी बड़ी बंदूक होती है जब उसको चलाया जाता है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो चलाने से पहले, यानी कि जो बड़ी वाली बंदूक का कुल संवेग है वो उस गोली के संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, m इंटू वी बराबर स्मॉल m इंटू स्मॉल वी। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 25 ग्राम की एक बंदूक की गोली है, 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जो 2 किलोग्राम का बंदूक है, बताइए कि वो कितने वेग से पीछे जाएगा। यस, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। m इंटू वी बराबर m इंटू वी बराबर m इंटू वी। यहाँ रखना है बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। अच्छा बच्चों, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला जो है लिफ्ट की कंडीशन है। देखो यार, कोई आदमी लिफ्ट में चढ़ा हुआ है, बेचारा मजे से लिफ्ट में चढ़ा है। ये आदमी लिफ्ट में क्या कर रहा है, जाने दो, मत सोचो। जब ये लिफ्ट में चढ़ गया ये बेचारा, तो इसका मास, इसकी वेट कहाँ काम करेगी, नीचे की तरफ। इस पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ। ये लिफ्ट रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही है, तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0। तो इस कंडीशन में जो उसका प्रतिक्रिया बल होगा वो उसके भार के बराबर हो जाएगा। आर जो है वो उस पर रिएक्शन फोर्स है। क्या आप समझ पा रहे हैं? लिफ्ट में कोई आदमी खड़ा है तो वो, अगर वो लिफ्ट मूव नहीं कर रही है, लिफ्ट स्थिर है, लिफ्ट स्थिर है, स्थिर का मतलब समझते हैं, स्थिर है मतलब वो गति नहीं कर रही है, लिफ्ट रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो उस कंडीशन में जो हमारे लिए किसे मिलेगा वो आर बराबर क्या मिल जाएगा दोस्त, mg मिल जाएगा। दूसरा कहते हैं कि अगर ये लिफ्ट है, उसमें कोई आदमी है बेचारा मेहनत से खड़ा है, ठीक है, और ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो ऊपर जा रही है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है। समझ में आ गई बात?
वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका वेट mg नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, इस कंडीशन में भी r बराबर mg ही होगा। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन में आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। ध्यान से समझ लीजिए, रेस्ट पर है, लिफ्ट में कोई आदमी खड़ा है, ऐसे बेचारा मजे से खड़ा है, लिफ्ट चल ही नहीं रही है, तो जो उसका वेट नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा होगा वही उस पर रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। दूसरी बात क्या है कि लिफ्ट में वो खड़ा है, लेकिन लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है तब क्या होगा, तब वहां पे उस बॉडी उस आदमी पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो उसके वेट यानी उसके भार mg के बराबर होगा। अगली कंडीशन की बात करें, मैं इसको पॉज करके नोट करिए, जल्दी नोट करो यार। चलो मान लो ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ये आदमी मजे से खड़ा है बेचारा, एकदम तंदुरुस्त आदमी की तरह, और इस जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है वो, ठीक है, एक्सेलरेशन है उसमें। तो जाहिर सी बात है कि जब लिफ्ट ऊपर जाए, जब लिफ्ट क्या करे, ए एक्सेलरेशन से, ए त्वरण से ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर जाए। अरे यार बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब ऊपर जाएगा तो रिएक्शन फोर्स आज लग रहा है ऊपर, mg नीचे की ओर। अब देखो यार, एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो, एकदम खोपड़ी में बैठा लो कि जब रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा, मतलब एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। समझ में आई बात? यानी उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो r ज्यादा होगा कि mg, r ज्यादा होगा, तो r में से mg माइनस कर लो, r माइनस mg वही तुमको नेट फोर्स देगा। अब यहाँ देखो r माइनस mg इक्वल टू m इंटू a, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। यार जाहिर सी बात है, उसको जो अपना भार महसूस होगा ना, वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स से उसको वेट मिल रहा है, तो जो उसको अपना भार महसूस होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। क्वेश्चन पूछता है कि कोई आदमी लिफ्ट में है, उसको अपना भार कब महसूस होगा, बढ़ा हुआ, उसको अपना भार बढ़ा हुआ कब महसूस होगा, कब उसको लगेगा कि उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, जब वो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब कोई आदमी लिफ्ट में खड़ा है और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो उस समय उसको अपना भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। नोट हो गया? इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, हो गया? चलो अब देखो क्या करता है, लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आए, कहाँ है, नीचे की ओर जाए। अब ऊपर जा रहा था ना, अब डाउनवर्ड लाओ, नीचे लाओ। यार तुमको अभी समझाया कि जब लिफ्ट नीचे आएगी तो क्या होगा, व्हाट हैपन, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा, तो अब वेट ज्यादा हो जाएगा, mg ज्यादा होगा, यानी ये ज्यादा काम कर रहा होगा, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, वेट ज्यादा नहीं, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, उसका जो भार है वो ज्यादा, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी रिएक्शन फोर्स के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगा, mg माइनस r बराबर f नेट। अब यहाँ से देखो r बराबर चाहिए तुमको, तो r बराबर क्या आएगा दोस्त, देखो r बराबर आएगा mg, f नेट बराबर m इंटू a, तो ma माइनस mg। अच्छा अगर हम माइनस r बराबर r से माइनस से गुणा कर दें तो ये प्लस r हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा mg माइनस ma। क्यों भाई, समझ में आ रहा है, mg ये पहले आ जाएगा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, माइनस से गुणा किया है। अब यहाँ से m कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g माइनस का a। वाओ क्या बात है, r बराबर m इंटू g था, अब जो mg है उसमें से क्या माइनस हो रहा है, m इंटू a, नेट फोर्स माइनस हो जा रहा है, तो उसका अपना भार जो होगा वो बढ़ा हुआ की जगह घटा हुआ प्रतीत होगा। यानी कि जो चौथी कंडीशन थी कि जब लिफ्ट क्या कर रही होगी, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी, तो जब ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा काम कर रहा होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो पूछेगा कि किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए आदमी को या लिफ्ट में खड़े आदमी को अपना भार कब कम महसूस होगा, कब उसे महसूस होगा कि बहुत हल्का है, उसका भार बहुत कम है, उसका वेट बहुत कम है, तो वो तब महसूस होगा जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रही होगी यार, नीचे की तरफ जा रही होगी। तो चलो बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, हो गया? चलिए अब देखो बच्चों, अब मैं इसी में बिठा देता हूँ इसको। अब क्या होगा कि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, बहुत खतरनाक कंडीशन, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, रस्सी टूट जाए, लो
जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा दोस्त, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी ना तो इसमें जो आदमी होगा वो शहीद हो जाएगा। अच्छा मत करो यार, क्यों गुस्साते हो तुम लोग। अच्छा जाने दो। तो इसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ। रिएक्शन फोर्स कहाँ काम कर रहा होगा, ऊपर की तरफ। अब जब रस्सी टूट गई है तो A बराबर G हो जाएगा, मतलब फ्री फॉल वाली कंडीशन आ जाएगी, मुक्त रूप से गिरने लगेगा। ठीक है, वो रस्सी ही तो थी जो उसको एक फिक्स एक्सेलरेशन से नीचे या ऊपर ले जा रही थी, ठीक है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रही थी। लेकिन अब वो रस्सी, उसकी पकड़ ही खत्म हो गई उस रस्सी की, तो अब वो फ्री फॉल ऐसे गिरेगा मजे से एकदम। और फ्री फॉल जब कंडीशन होगा तो इसका सर जाके उसको भड़ भड़ लड़ेगा बेचारे का। फिर अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो r माइनस एम जी, सॉरी नीचे आ रहा है ना, तो एम जी माइनस आर, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होता है वो वाला फोर्स ज्यादा, तो एम जी माइनस आर बराबर एम इंटू ए नेट फोर्स। तो यहाँ से देखो जो ए है वही जी है, तो एम जी माइनस आर बराबर एम जी, वाह एम जी स्वाहा, तो आर बराबर 0। इस कंडीशन में उसको अपना भार शून्य प्रतीत होगा। कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दशा में उसको अपना भार क्या महसूस होगा, शून्य होगा। इस दशा में उसको मतलब पड़ोसी को नहीं यार, जो लिफ्ट में है उसको अपना भार क्या महसूस होगा, शून्य महसूस होगा। उसको लगेगा कि उसका भार क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये मैंने बताया आपको कि 4-5 कंडीशन जो लिफ्ट की थी, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इनके क्वेश्चंस आएंगे, जब अगले वीडियो लेक्चर में हम आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे करेंगे। तो पहले इसको पॉज करके नोट करिए, जल्दी नोट करिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, नोट हो गया, आपने पूरा नोट कर लिया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है फ्रिक्शन। आप जानते हैं दोस्त, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में होती है और वो गति करती है, ठीक है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती या फिसलती है ना, ठीक है, तो क्या होता है, उनके जो संपर्क तल होते हैं, कांटेक्ट सरफेस होते हैं ना, उनके बीच में एक ऐसा फोर्स लगता है जो उनके मूवमेंट का अपोज करता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। इसी बल को हम क्या नाम देते हैं, घर्षण। घर्षण एक बुराई भी है, एक अच्छाई भी है। बुराई क्या है कि आपने, मैं तो रूरल एरिया से हूँ, आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि गर्मी के सीजन में आग लग जाती है, अचानक खेत पूरे फसल साफ हो जाती है, एक एकड़ कई एकड़ जल जाते हैं, उसमें कोई आग लगाता नहीं है, ठीक है ना। वो क्या होता है कि जो एक तो इतना ज़्यादा मतलब हीट होता है इन्वायरमेंट, और उसमें भी मजे की बात क्या होती है कि जो गेहूं के एक दूसरे के बाल होते हैं वो एक दूसरे में फ्रिक्ट करते हैं, तो फ्रिक्शन के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लगती है, और वो फिर वो फसल जल के राख हो जाती है। तो एक तो ये हो गया, मतलब नुकसान भी है। और इसी तरह से जो हमारे मशीन होते हैं वो जब मूव करते हैं तो उनके जो पुर्जे होते हैं वो एक दूसरे पर फ्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो खराब होते हैं। ये तो हो गई उनकी बुराई। अच्छाई क्या है, हम चल रहे हैं, हमारे मोशन के लिए घर्षण चाहिए, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं वहाँ भी फ्रिक्शन चाहिए, तो बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में बन सकता है, वो है सीमांत घर्षण बल। याद रखना है, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल, ठीक है, ये बात आपको सिर्फ याद रखना है। घर्षण कोण मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, बात अगर देखेंगे क्वेश्चंस आए होंगे तो जरूर उनके क्वेश्चंस करा देंगे। फिलहाल आज के लिए, अभी तक के लिए लॉ ऑफ मोशंस में इतना ही, जितना कॉन्सेप्ट बताया वो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। यार मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियोस पूरा नहीं देख रहे हो और लाइक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि मुझे भी लगे, मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बच्चों मैंने एक और वीडियो बनाया है 10 से 15 मिनट का, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक बताई है। उस ट्रिक को जाके देखो, आलम फाउंडेशन क्लासेस यूट्यूब पर टाइप करो, उस और प्लेलिस्ट से उस ट्रिक को देखो। मैंने ट्रिक बहुत शानदार सी बनाई है, वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अभी लिख लो यार, नहीं आएगा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर आप बताए थे आया नहीं। बिल्कुल आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक क्वेश्चन, और वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो, और मेरे वीडियोस को पूरा देखने के लिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।